हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी सेंटर में। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास विषय के अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग के 100 प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला है उसका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न। पिछले वीडियो सेशन में हमने 60 क्वेश्चन तैयार कर लिए थे। 60 क्वेश्चनों की श्रृंखला को हमने देख लिया था। आगे हम 61 से 100 तक इस भाग में देखेंगे, दूसरे भाग में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 61वां क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन कर लिए थे हमने पिछले वीडियो सेशन में। 61वां क्वेश्चन है, किस सातवाहन शासक ने 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर रोक लगाई थी? किस सातवाहन शासक ने 4 वर्णों के बीच, 4 वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के बीच जो है विवाह संबंध होने पर रोक लगाई थी? तो वो कौन था आपके सातवाहन शासक? उसका नाम है, जो प्रसिद्ध सातवाहन शासक है जिसका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसका नाम क्या है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जो है 4 वर्णों के बीच विवाह करने पर, विवाह संबंध बनाने पर जो है रोक लगाई थी। सातवाहन शासक स्वयं को किस वर्ण का मानते थे? तो सातवाहन शासक स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का मानते थे। जो सबसे पहला वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण वर्ण का सातवाहन शासक खुद को मानते थे। 62वें का आंसर क्या है? ब्राह्मण वर्ण। 63वां है, ब्राह्मणीय ग्रंथों में विवाह की किस प्रणाली को स्वीकार किया गया है? विवाह की 2 प्रणालियों के बारे में हमने पढ़ा था, एक अंतर्विवाह प्रणाली और दूसरी बहिर्विवाह प्रणाली। तो ये जो ब्राह्मणीय ग्रंथ है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, इन ग्रंथों में जो है विवाह की कौन सी प्रणाली को स्वीकार किया गया है कि समाज के लिए कौन सी विवाह प्रणाली सही है? तो वो है आपके बहिर्विवाह प्रणाली। कौन सी है? बहिर्विवाह प्रणाली। बहिर्विवाह प्रणाली, इसको जो है ब्राह्मणीय धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो ग्रंथ है उनमें स्वीकार किया गया है। बहिर्विवाह प्रणाली को, जो है अपने गोत्र से बाहर के गोत्र में विवाह करना, उसे कहते हैं बहिर्विवाह प्रणाली। अपने ही गोत्र के अंदर विवाह नहीं करना, यानी गोत्र से बाहर विवाह करना। 64वां क्वेश्चन है, ब्राह्मणीय सिद्धांत में जाति व्यवस्था किस पर आधारित थी? ब्राह्मणीय सिद्धांत में जाति व्यवस्था जो थी वो जन्म पर आधारित थी। शुरुआत में जो है ये कर्म पर आधारित थी, लेकिन ब्राह्मणीय जो सिद्धांत आए बाद में, ब्राह्मणीय जो ग्रंथ है उन ग्रंथों में जो है किसकी बात की गई है? जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जो 3 हमने इनके नियम देखे थे, जो ब्राह्मणों ने 3 पॉलिसियाँ अपनाई थी इस वर्ण व्यवस्था का प्रचार प्रसार करने के लिए, समाज में वर्ण व्यवस्था को लागू करने के लिए जो 3 महत्वपूर्ण पॉलिसियाँ हमने पढ़ी थी, उनमें से जो एक ये भी थी कि उनकी जो प्रतिष्ठा है, लोगों की जो इज्जत है, वो इस पर आधारित है कि जन्म के आधार पर जो है वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? जन्म पर आधारित थी। 65वां क्वेश्चन है, रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का जो वर्णन है वो किस अभिलेख में मिलता है? यानी कि रेशम के बुनकर, रेशम का काम करने वाले जो बुनकर है, उनका उल्लेख जो है हमें किस अभिलेख में मिलता है? उनका वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो वो कौन सा अभिलेख है? वो है आपका मंदसौर अभिलेख। मंदसौर स्थान कहाँ पर है? मंदसौर मध्य प्रदेश का एक जिला है। मंदसौर अभिलेख में जो है इसका वर्णन मिलता है। मंदसौर कहाँ पर है? एमपी में। मंदसौर अभिलेख में जो है रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख या वर्णन मिलता है। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था? मंदसौर का जो है पुराना नाम क्या था? तो मंदसौर का पुराना नाम था दसपुर। क्या था? दसपुर। मंदसौर का जो पुराना नाम था वो था दसपुर। मंदसौर का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या था? दसपुर। दसपुर। ये जो मंदसौर अभिलेख में जो रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मिला है हमें, ये जो रेशम बुनकर है, रेशम बुनकर ये मूलतः कहाँ के निवासी थे? यानी इनका निवास स्थान, मूलतः निवास स्थान कहाँ था? यानी कि हम बाहर काम करने जाते हैं तो हमारा मूल निवास तो यही हो गया जहाँ पर जो है हमारा जन्म हुआ है ना। लेकिन जहाँ हम काम करने गए थे वो तो हो गया मंदसौर। तो ये मंदसौर के जो रेशम बुनकर काम कर रहे हैं मंदसौर में, ये मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये मूलतः गुजरात के थे। गुजरात का एक स्थान है लाट प्रदेश, लाट प्रदेश के निवासी थे। और लाट प्रदेश कहाँ पर है? हाँ, लाट प्रदेश है आपके गुजरात में। लाट प्रदेश गुजरात में है। मानचित्र पढ़ने में क्वेश्चन आ सकता है लाट प्रदेश कहाँ पर है और मंदसौर कहाँ पर है, तो ध्यान रखना मंदसौर मध्य प्रदेश, लाट प्रदेश गुजरात। ये जो रेशम बुनकर है मूलतः लाट प्रदेश गुजरात के निवासी थे।
संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए, व्यापारी है ना, जो वैश्यों का जो प्रमुख कार्य जो है जीविका चलाने के लिए व्यापार का कार्य करते, तो व्यापारियों के लिए जो है संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो व्यापारियों के लिए जो है शब्द मिलता है वणिक। व्यापारियों के लिए एक शब्द मिलता है वणिक। संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों में वणिक शब्द का उल्लेख मिलता है, वणिक। शास्त्रों में वैश्यों की जीविका किसे बताया गया है? शास्त्र, जो ब्राह्मणीय धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र ग्रंथ है, उसमें जो व्यापारी लोग हैं, जो वैश्य लोग हैं, वैश्यों की जीविका किसे बताया गया है? व्यापार को। वैश्यों की जीविका किसे बताया गया है? व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया गया है। अगला क्वेश्चन 70वां है, मृच्छकटिकम नाटक है, एक ग्रंथ है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के रचयिता कौन थे? मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? तो वो थे आपके शूद्रक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? शूद्रक। मृच्छकटिकम के नायक कौन थे? यानी कोई भी कहानी लिखते हैं, कोई भी नाटक लिखते हैं, उसमें एक हीरो होता है। जैसे महाभारत में कौन हो गए? श्री कृष्ण भगवान। उसी प्रकार मृच्छकटिकम जो नाटक है, इसके नायक कौन थे? इसके नायक थे चारुदत्त। इसके नायक कौन थे? चारुदत्त। चारुदत्त को मृच्छकटिकम में क्या कहा गया है? चारुदत्त जो है, ये मृच्छकटिकम का जो नायक है चारुदत्त, इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है ब्राह्मण वणिक, है ना। ये ब्राह्मण है लेकिन क्या है? व्यापारी का काम करता है, तो ब्राह्मण वणिक इसके लिए वर्ड मिलता है, शब्द मिलता है ब्राह्मण वणिक, है ना। ब्राह्मण व्यापारी जो है शब्द मिलता है ब्राह्मण वणिक। वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन क्या था? जो वन प्रांतर में बसने वाले लोग हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण काम क्या था? उनके लिए जीवन निर्वाह के लिए यानी खाने के लिए, तो वन वन में क्या मिलेगा? या तो कंद मूल मिलेगा, है ना, या पेड़ों के जो है फल फूल वगैरह, उसी से जो है अपनी फलों से जो है अपनी जीविका चलाते थे। कंदमूल और वनों में क्या मिल सकता है? शिकार। शिकार से जो है अपना जीवन यापन करते थे। एक हो गया शिकार, 73 का आंसर। शिकार, और शिकार करते थे और उसी से अपना जो है शिकार को ही अपना भोजन, और साथ ही में पेड़ पौधों से जो कंद मूल है ना, कंद में जैसे शकरकंद हो गया, इस प्रकार जो है वनों से प्राप्त कंद मूल का ये संग्रह करते थे। एकलव्य किस वर्ग से था? एकलव्य महाभारत की कहानी में आता है एकलव्य का उल्लेख, ये था निषाद वर्ग से। शिकारी था, निषाद वर्ग से था। एकलव्य किस वर्ग से था? निषाद वर्ग से था, है ना। जो अपने आप को किसका गुरु मानता था? द्रोणाचार्य का गुरु मानता था, और द्रोणाचार्य की इसने जो है वन में मिट्टी की मूर्ति बनाई थी। हिडिंबा कौन थी? भीम की पत्नी राक्षसी थी। हिडिंबा ने कुंती के किस पुत्र को बाघ के समान बताया है? तो किसको बताया है? भीम को। भीम को जो है इस हिडिंबा ने क्या कहा है? बाघ के समान बताया है, बाघ। भीम और हिडिंबा का एक पुत्र हुआ था, बाद में भीम और हिडिंबा ने शादी कर ली थी। इनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम क्या था? घटोत्कच। घटोत्कच। घटोत्कच जो है ये भीम का पुत्र था, और इसकी घटोत्कच की माता का नाम क्या था? हिडिंबा। वन में द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति किसने बनाई थी? तो वन में द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई थी एकलव्य ने। वन में जो है द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति किसने बनाई? एकलव्य ने बनाई थी। एकलव्य जो निषाद वर्ग से था। एकलव्य किसको गुरु मानकर स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा? जब एकलव्य द्रोणाचार्य के आश्रम में गया था, तब इसे जो है निम्न वर्ण का मानकर जो है इसको आश्रम में स्थान नहीं दिया गया, इसलिए यह जो निराश होकर वन में ही चला गया। वन में ही गुरु द्रोणाचार्य की इसने मूर्ति बनाई, और वहीं पर जो है मिट्टी की मूर्ति बनी, और वहीं पर जो है तीर चलाने का अभ्यास करने लग गया। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या है? गुरु द्रोणाचार्य की जो मूर्ति है इसने बनाई थी। किसकी? गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति इसने बनाई थी, गुरु द्रोणाचार्य की। ठीक है, डी से ये ध्यान रख लेना, गुरु द्रोणाचार्य। एकलव्य ने कितने तीर चलाकर कुत्ते का मुंह बंद कर दिया था? 7 तीर चलाए थे एकलव्य ने, उस समय 7 तीर चलाकर जो है कुत्ते का मुंह बंद कर दिया था। महाभारत की कहानी में आता है उल्लेख इसका। जब द्रोणाचार्य और अपने शिष्यों के साथ जब द्रोणाचार्य वन में चले गए थे, वन में घूमने के लिए, है ना, शिकार वगैरह करने के लिए, तो उन्होंने जो है एक इस एकलव्य को देखा, है ना, जो कुत्ता भौंक रहा था, उस कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया 7 तीर चलाकर। कुत्ते के मुंह में फिट हो गए 7 तीर, और कुत्ते के जो है मुंह से एक भी खून की बूंद नहीं निकली, है ना। एकदम कुत्ता सुरक्षित था, और कुत्ता जो है कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया।
द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दक्षिणा में क्या मांगा? तो दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था, अंगूठा। दाहिने हाथ का क्या मांग लिया था? अंगूठा मांग लिया था, ताकि जो है वो तीर चलाने में निपुण नहीं हो, क्योंकि द्रोणाचार्य ने जो है अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की जो है प्रतिज्ञा ली थी, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की प्रतिज्ञा ली थी। इस कारण जो है दाहिने हाथ का जो है क्या मांग लिया था? अंगूठा मांग लिया था। दाहिने हाथ का क्या मांग लिया था? अंगूठा। दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था। अगला क्वेश्चन है, चांडाल किसे कहा गया है? चांडाल, चांडाल कौन थे? चांडाल जो है मृत पशुओं को छूने वाले लोग, ये चांडाल थे। शवों की, जो मरने के बाद शव होते हैं, लाश, उसकी अंत्येष्टि करने वाले लोगों को क्या कहा गया है? चांडाल। जो लोहे के आभूषण पहनते थे, गांवों और नगरों के जो है बाहर रहते थे, इस प्रकार के लोगों को क्या कहा गया है? चांडाल कहा गया है। चांडालों की कर्तव्यों की सूची किस ग्रंथ में मिलती है? यानी कि चांडालों के क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या उन्हें नियमों का पालन करना पड़ेगा, इन सभी नियमों की जो सूची मिलती है वो कौन से ग्रंथ में मिलती है? वो मिलती है मनुस्मृति में। कौन से ग्रंथ में मिलती है? मनुस्मृति। और मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक। तो मनुस्मृति में जो है चांडालों की कर्तव्यों की सूची जो है वो मिलती है। चीनी यात्री फायान, चीनी यात्री जो फायान है, फायान, ये किसके काल में भारत आया था? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, सीजी सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है गुप्त वंश के शासक, उसके शासनकाल में भारत कौन आया था? फायान, जो चीन का विदेशी यात्री था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग, ह्वेनसांग जो है ये किसके काल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और मध्यकालीन जो यात्री आए थे ना, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है मार्को पोलो को। ये है हर्षवर्धन, जो यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता है। जितने भी यात्री आए उन यात्रियों में राजकुमार किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। और ये किसके काल में? ह्वेनसांग को। और ह्वेनसांग किसके काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। सुत्त पिटक कितने निकायों में विभाजित है? सुत्त पिटक जो है, सुत्त पिटक, त्रिपिटकों के बारे में हमने पढ़ा था। बौद्ध ग्रंथ हैं त्रिपिटक, है ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। उसमें से जो ये सुत्त पिटक है, ये कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में, यानी कि 5 निकायों में, 5 अध्यायों में जो है विभक्त है। और इसके 5 निकाय कौन से हैं? तो सुत्त पिटक के जो 5 निकाय हैं वो है दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, और एक कौन सा हो गया? खुद्दक निकाय। इस प्रकार अंगुत्तर निकाय के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो है 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय किसका भाग हो गया? सुत्त पिटक का भाग हो गया। त्रिपिटकों को पहचानिए। अभी बात की है त्रिपिटकों से, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, यह है त्रिपिटक। महत्वपूर्ण जो है बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। महाभारत का सबसे उपदेशात्मक भाग कौन सा है ना, जिसमें जो है शिक्षा दी गई है, ज़्यादा शिक्षा की बात की गई है, और वो कौन सा है? वो है भगवद गीता। कौन सा है? भगवद गीता है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। भगवद गीता है जो महाभारत का सबसे उपदेशात्मक भाग है, उपदेशात्मक अंश है। इतिहास का क्या अर्थ है? महाभारत को जो है सबसे पहले जो है इतिहास की श्रेणी में रखा गया था। इतिहास का अर्थ क्या है? अतीत, बीता हुआ समय, ऐसा ही था, या प्राचीन काल। तो इतिहास का अर्थ क्या है? ऐसा ही था। इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था। महाभारत की मूल कथा के लेखक कौन थे? यानी कि महाभारत की जो मूल कथा है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं भाट सारथी, है ना, जिन्हें सूत कहा गया है। सूत, भाट सारथी, है ना, जो रथ चलाते हैं ना, इसलिए इसको सूत भी कहा गया है। सूत, क्या कहा गया है? इसे सूत भी कहा गया है। सूत, सूत। साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है? यानी कि साहित्यिक परंपरा, ये तो मूल कथा के लेखक हैं कौन? भाट सारथी। लेकिन साहित्यिक परंपरा में जो है महाभारत के रचयिता किसको माना जाता है? व्यास जी को माना जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को जो है महाभारत की मूल कथा का, महाभारत की जो है रचयिता माना जाता है। महाभारत लिखा किसने? महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ का लेखन किससे करवाया? यानी कि रचयिता तो ये हैं, लेकिन इसका लिपिक कौन थे? महाभारत ग्रंथ के लिपिक कौन थे, यानी लिखने का काम किसने किया? तो महाभारत को जो लिखने का काम किया है वो है गणेश जी ने किया था। किसने किया था? गणेश जी
ने किया था, है ना। वेद व्यास जी जो है गणेश जी के पास गए और गणेश जी को कहा कि जो है आप लिखने का काम करो। गणेश जी जो है लिखने में बहुत ही एक्सपर्ट थे, इस कारण गणेश जी हमारे सूंड वाले गणेश जी, है ना, गणेश भगवान। हस्तिनापुर का उत्खनन किसने करवाया? हस्तिनापुर वर्तमान में कहाँ पर है? मेरठ जिले में है हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश। इसका उत्खनन करवाया था बीबी लाल ने। किसने करवाया? हस्तिनापुर का जो उत्खनन है वो बीबी लाल ने करवाया था। किसने करवाया था? बीबी लाल ने। और हस्तिनापुर कहाँ पर है? ये आपके मेरठ उत्तर प्रदेश में है। मेरठ उत्तर प्रदेश में। मेरठ कहाँ पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। बीबी लाल को हस्तिनापुर में आबादी के कितने स्तरों के साक्ष्य मिले? है ना, आबादी के जो है कितने स्तर, यानी उन्होंने खुदाई की, एक स्तर दो स्तर ऐसे नीचे, तो वो कितने स्तरों के साक्ष्य मिले थे? इनको 5 स्तरों के, आबादी के जो है 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे। कितने स्तरों के? 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे। 5 स्तर, 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे, जिसमें से दूसरा स्तर और तीसरा स्तर जो है इन्होंने इम्पोर्टेंट बताया था कि ये जो है उस समय के इम्पोर्टेंट स्तर हैं। आबादी यानी जनसंख्या के जो है 5 स्तरों का उल्लेख मिला था इन्हें साक्ष्य। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी पाणिनि ने। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। विशिष्ट परिस्थितियों में किस स्त्री ने सत्ता का उपभोग किया था? विशिष्ट स्त्री में किसने जो है वो राजगद्दी संभाली थी? कोई विशिष्ट परिस्थिति आ गई, इनके जो है पति जो है युद्ध के दौरान मारे गए थे, वाकाटक वंश में जो है इसने शासन किया था। वो कौन सी स्त्री थी? प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। गुप्त वंश के जो शासक हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त, इसने जो है विशिष्ट परिस्थितियों में सत्ता का उपभोग किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का इंग्लिश में अनुवाद किसने व कब प्रारंभ किया? महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है, ये जो परियोजना चली थी, ये किसके नेतृत्व में चली थी? ये परियोजना चली थी आपके वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में 1919 से लेकर 1966 तक। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था J.A.B. वैन ब्यूटेनन द्वारा। 1973 में इन्होंने प्रारंभ किया, लेकिन 5 वर्ष बाद में जो है 1978 में इनकी मृत्यु होने के कारण ये जो इंग्लिश में लिखने की परंपरा है, परियोजना है, ये अधूरी रह गई, है ना। इनकी मृत्यु हो गई तो फिर परियोजना कौन चलाएगा? अंतिम क्वेश्चन, बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने महाभारत के एक प्रसंग पर कहानी लिखी थी, वो किस शीर्षक से लिखी? यानी उनकी जो है मेन हेडिंग क्या थी? एक कहानी लिखते हैं तो उस कहानी का नाम होता है, तो महाश्वेता देवी बांग्ला लेखिका है, कलकत्ता की, पश्चिम बंगाल की। हाँ, तो इन्होंने जो है किस शीर्षक पर, कुंती और निषादी, लाख का घर, वीर घटोत्कच, बालक अभिमन्यु, इन चारों में से जो है उन्होंने कौन से पर लिखी थी? कुंती और निषादी, है ना, कुंती और निषादी पर जो है इन्होंने कहानी लिखी थी। तो सही राइट आंसर क्या हो गया? इस प्रकार जो है हमारे 100 प्रश्नों की ये श्रृंखला जो है पूरी होती है। इसमें से सारे क्वेश्चन लगभग इम्पोर्टेंट है, तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से छोटे प्रश्न और 2 नंबर के 3 नंबर के भी प्रश्न इसमें ऐड है, तो इसमें से तैयार कर लेना। धन्यवाद।